फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर रीडर बुक यूनिट 3, जिसका नाम है द लेटर, जो कि धूमकेतु राइटर ने लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के फर्स्ट पैरा में है, In the grey sky of early dawn, a star still glowed. As happy memories light up a life that is nearing its close, an old man was walking through the town, now and again drawing his tattered cloth tighter to shield his body from the cold and biting wind. जो यहाँ पे डॉन, इसका मतलब होता है सनराइज़। मतलब कि अभी सनराइज़ का टाइम था और स्काई जो थी वो ग्रे थी और अभी भी स्टार्स जो है स्काई में चमक रहे थे। और जैसे स्टार स्काई में वैसे चमक रहे थे जैसे जब किसी भी इंसान की लाइफ एंड होने वाली होती है। यहाँ पे लिखा है लाइफ दैट इज़ नियरिंग इट क्लोज, मतलब कि लाइफ एंड होने वाली होती है, तब उसकी लाइफ की जो हैप्पी मेमोरीज होती हैं जो उसे याद आ जाती हैं, वैसे स्टार्स भी स्काई में चमक रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन, नाउ एंड अगेन ड्रॉइंग हिज टैटर्ड क्लॉथ टाइटर टू शील्ड हिज बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड बाइटिंग विंड। जो ओल्ड मैन था वो टाउन से वॉक करते हुए बाहर जा रहा था और अपने कपड़ों को ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और जो विंड थी वो एकदम बाइटिंग थी। आगे बढ़ते हैं। From some houses came the sound of grinding mill and the sweet voices of women singing at their work, and the sound helped him along his lonely way, except for the occasional bark of dog, the distant step of workman going early to work, or the screech of bird disturbed before its time. The whole town was wrapped in deathly silence. जो ओल्ड मैन था वो जब जा रहा था तो जो ग्राइंडिंग मिल का साउंड था और जो वुमेंस जो गाना गा रही थी अपना काम करते टाइम, और जो वर्कमैन थे जो अपने काम पे जल्दी जा रहे थे, और स्क्रिच ऑफ बर्ड यानी बर्ड्स की आवाज़ें और बार्क ऑफ डॉग, ये सब जो है उस ओल्ड मैन को हेल्प कर रहा था उस लोनली वे में चलने के लिए। पूरा जो टाउन था वो डेथली साइलेंस, मतलब उस टाइम सुबह थी, सनराइज़ हुआ था और काफ़ी ठंड थी, तो पूरा जो टाउन था वो डेथली साइलेंस, मतलब पूरा सोया हुआ था, पूरे डेथली साइलेंस में रैप्ड था। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट वर स्टिल इन द आर्म्स ऑफ स्लीप्स। अभी तक बहुत सारे जो इनहेबिटेंट्स, मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, अभी भी जो सारे लोग थे वो वहाँ के टाउन्स के लोग वो अभी भी नींद की इस बाहों में थे। The sleep which grew more and more profound on account of the intense winter cold, जो स्लिप थी वो और भी ज़्यादा, नींद जो उनकी बढ़ती जा रही थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। For the cold used sleep to extend his soul over all things, even as a false friend lures his chosen victim with caressing smile। इसमें बोला है कि जो सुबह में जो ठंडी की जो सुबह होती है उसकी नींद ऐसे होती है जैसे कोई फॉल्स फ्रेंड जो अपने विक्टिम को चूज़ करता है और फिर केयरिंग स्माइल के साथ लल्स करता है। तो यहाँ पे जो ठंडी की सुबह है उसको फॉल्स फ्रेंड बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The old man, shivering at times but fixed of purpose, plodded on till he came out of the town gate on the straight road. Along this he now went at a somewhat slower pace, supporting himself on his old staff। यहाँ पे जो है plodded on का मतलब है walking on। जो ओल्ड मैन था वो, उसे काफ़ी ठंडी लग रही थी, वो ठंडी की वजह से काँप रहा था। यहाँ पे शिवरिंग जो है, इस शिवरिंग का मतलब है काँपना, तो वो ठंडी की वजह से काँप रहा था, फिर भी वो अपने पर्पस के लिए फिक्स था और वो टाउन के बाहर चलता जा रहा था स्ट्रेट रोड पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन वन साइड ऑफ द रोड वॉज अ रो ऑफ ट्री, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन इज़ पब्लिक गार्डन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, तो रोड के एक साइड पे तो रो ऑफ ट्रीज़ लगी हैं। ठीक है, रोड के एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा रोज ऑफ ट्रीज लगी हैं और जो दूसरा साइड है रोड का वहाँ पे पब्लिक गार्डन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं।
द स्काई वॉज डार्कर नाउ एंड कोल्ड वॉज मोर इंटेंस। जो स्काई था वो अब और भी ज़्यादा डार्क होता जा रहा था और जो ठंडी थी वो बढ़ती जा रही थी। विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रेट अलॉन्ग द रोड। जो विंड थी वो एकदम रोड के एकदम स्ट्रेट बह रही थी। ऑन विच दे फेल लाइक अ फ्रोजन स्नो। जो सुबह जो उस टाइम वो विंड बह रहा था वो ऐसा लग रहा था फ्रोजन स्नो है, मतलब ठंडी ठंडी बर्फ़। ओनली द फेंट लाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार। अब जो स्टार्स था उसकी लाइट्स जो थी वो फेंट हो रही थी, मतलब हल्की हो रही थी। ठीक है, फेंट का यहाँ पे मतलब है हल्का होना। एट द एंड ऑफ द गार्डन स्टूड अ हैंडसम बिल्डिंग ऑफ द न्यूएस्ट स्टाइल and the light gleamed through the crevices of its closed doors and window। अब जो गार्डन था उसके एंड पे एक हैंडसम बिल्डिंग खड़ी थी न्यूएस्ट स्टाइल की, और लाइट ग्लीम थ्रू द क्रीविसेस ऑफ इट्स क्लोज डोर एंड विंडोज़। का मतलब है कि जैसे कोई भी मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट कि एक बिल्डिंग है और उसमें एक डोर है, तो उस डोर में कोई गैप या फिर कोई भी होल से जिससे लाइट जो है पास हो रही हो तो उसे कहते हैं क्रीविसेस। तो जो लाइट्स थी ग्लीम मतलब लाइट्स चमक रही थी क्रीविसेस ऑफ द क्लोज डोर और विंडोज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बी होल्डिंग का मतलब है टेकिंग अ लुक और या फिर सीइंग। तो द वुडन आर्क ऑफ द बिल्डिंग द ओल्ड मैन वॉज फिल्ड विद द जॉय ऑफ द पिलग्रिम्स फील्स व्हेन ही फर्स्ट गोल ऑफ जर्नी। जब ओल्ड मैन ने बिल्डिंग देखी तो वो खुशी से भर गया। ठीक है। On the ark hung an old board with a newly painted letter post office. The old man went in quietly and scattered on the veranda. उस बिल्डिंग पे एक आर्क टंग था, ओल्ड बोर्ड मतलब एक ओल्ड बोर्ड टंगा हुआ था जिसमें न्यूली पेंटेड लेटर्स लिखा हुआ था पोस्ट ऑफिस। वो जो ओल्ड मैन है वो वहाँ जाता है और वेरेंदा में बैठ जाता है। स्कैटर्ड का मतलब है क्रॉस लॉग, मतलब कि वो अपना जो लेग है वो क्रॉस्ड करके वहाँ पोस्ट ऑफिस के वेरेंदा में बैठ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The voices of 2 or 3 people busy at their routine work could be faintly heard through the wall। कुछ लोगों की 2 या 3 लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि अपने रूटीन वर्क में बिजी थे। पुलिस सुप्रिटेंडेंट अ वॉइस कॉल्ड शार्पली। एक शार्पली वॉइस आती है पुलिस सुप्रिटेंडेंट। The old man started at the sound but composed himself again to wait. But for the faith and love they warmed him, he could not have borne the bitter cold। अचानक से एक वॉइस आती है पुलिस सुप्रिटेंडेंट। मैन जो है, जो ओल्ड मैन होता है, वो उस साउंड की तरफ देखने लग जाता है। फिर आप वापस से वो अपने आप को तैयार कर लेता है वेट करने के लिए, क्योंकि ये जो साउंड था ये उसके लिए नहीं था। ठीक है, तो वापस से वो तैयार हो जाता है वेट करने के लिए। उसके बाद बट फॉर द फेथ एंड लव दैट वार्म्ड हिम ही कुड नॉट हैव बॉर्न टू बिटर कोल्ड। पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा फेथ और लव था ओल्ड मैन के अंदर, जो कि उसे वार्म्ड मतलब इतनी ठंडी में उसका फेथ और लव उसे वार्म्ड कर रहा था। ही कुड नॉट हैव बॉर्न टू बिटर द कोल्ड। बॉर्न का मतलब है टॉलरेट। अब वो और भी ज़्यादा ठंडी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। Name after name rang out from with as the clerk read out the English addresses in the letter and flung them into waiting postman। नाम के बाद नाम लिया जा रहा था और जो क्लर्क था वो इंग्लिश एड्रेस रीड कर रहा था और फिर पोस्टमैन को दे रहा था जो वहाँ पे वेट कर रहा था लेटर्स के लिए। From long practices, he had acquired great speed at reading out the titles, Commissioner, Superintendent, Diwan Sahab, Librarian, and in flying the letters out। क्लर्क को काफ़ी लॉन्ग प्रैक्टिस रहा होगा इस चीज़ के लिए, इसलिए वो बहुत जल्दी स्पीड से वो कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, दीवान साहब, लाइब्रेरियन ये सब नाम लिया जा रहा था और लेटर्स जो है वो पोस्टमैन को देता जा रहा था। ठीक है, आगे पढ़ता है। पैरा 6। In the midst of the procedure, a jesting voice from inside called Coachman Ali. The old man got up, raised his eyes to heaven in gratitude, and stepping forward put his hands to the door। अब इसी के प्रोसीजर के बीच में एक जस्टिंग वाइस यहाँ पे जो जस्टिंग वाइस है उसका मतलब होता है टीजिंग, मतलब मजाक उड़ाने वाला आवाज़ में आया। मजाक उड़ाने वाले आवाज़ में कोई बोला कोचमैन अली।
जो ओल्ड मैन था वो तुरंत खड़ा हो गया और हेवन मतलब स्काई की तरफ देखने लग गया इन ग्रेटिट्यूड मतलब होता है थैंकफुल करने लगा और आगे चल दिया। गोकुल भाई, यस हु इज़ देयर, यू कॉल्ड आउट कोचमैन अली, नेम डिड नॉट यू, हियर आई एम, आई हैव कम फॉर माई लेटर। देन यहाँ पे ओल्ड मैन कह रहा है कि गोकुल भाई। फिर जो भी अंदर मेंबर्स रहे होंगे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने कहा कि येस हु इज़ देयर, कौन है। तो फिर यहाँ पे कोचमैन अली कहता है कि यू कॉल्ड आउट कोचमैन अली, आपने कोचमैन अली बोला, क्या आप उसे नहीं जानते? ये आई एम, मैं हूँ वो। आई हैव कम फॉर माई लेटर्स, मैं अपने लेटर के लिए आया हूँ। इट इज़ अ मैड मैन सर हु वरीज अस बाई कॉलिंग एवरी डे फॉर लेटर्स दैट नेवर कम्स, सेट द क्लर्क टू द पोस्ट मास्टर। फिर क्लर्क ने जो है वो पोस्ट मास्टर से कहा कि सर ये तो मैड मैन है, ये तो पागल आदमी है, ये तो हर रोज़ आ जाता है अपने लेटर्स के लिए, लेकिन इसका लेटर कभी नहीं आता। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 11 से। द ओल्ड मैन वेंट बैक स्लोली टू द बेंच ऑन विच ही हैड अकस्टम टू सिट फॉर 5 लॉन्ग आवर्स। जो ओल्ड मैन होता है वो वापस से धीरे धीरे चलकर उसी बेंच पे बैठ जाता है जिस बेंच पे वो पिछले 5 साल से बैठा है। अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी, हैज हिज स्किल इंक्रीज, सो डिड हिज लव फॉर द हंट, टिल एट लास्ट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू पास अ डे विदाउट हंटिंग, हैज इट इज़ द ओपियम ईटर टू फॉरगो हिज डेली पोर्शन। जो अली था वो एक क्लेवर शिकारी था और उसका स्किल बहुत ज़्यादा था। वो एक दिन भी नहीं रह पाता था बिना हंट किए। When Ali sighted the earth brown patches almost invisible otherwise, जब जब ब्राउन पैट्रीज को देखता था और अगले पल ही वो दूसरों की नज़रों से जो है वो इनविजिबल हो जाता था। द पुअर बर्ड दिस सेड वॉज अ गुड हैज़ इन ए बैंक, जैसे ही अली पुअर बर्ड कहता था वो अगले पल ही वो बर्ड उस कोचमैन अली के बैग में आ जाता था। मतलब समझ सकते हैं कि आप कोचमैन अली यहाँ पे कितना ज़्यादा क्लेवर शिकारी है। हिज शार्प आईज सॉस द क्योर क्राउचिंग इवन व्हेन द डॉग्स फेल टू सी द क्रिएचर क्यूनिंगली हिडन इन द येलो ब्राउन स्क्रब। जब डॉग्स भी फेल हो जाते थे कोई भी एनिमल को देखने के लिए, कोई भी क्रिएचर को देखने के लिए, लेकिन जो कोचमैन अली था उसकी आइज़ तुरंत उसे कैच कर लेती थी। Ali eyes would catch the sight of his ears and in another moment it was dead. Beside this he would often go out with the friends the fishermen. जब और लोग नहीं देख पाते थे लेकिन अली की आइज़ जो है वो तुरंत जो एनिमल्स है उसके ईयर्स को कैच कर लेता था और अगले पल ही वो जो एनिमल था वो मर जाता था। उसके बाद जो है अली अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था जो कि फिशरमैन्स थे। ठीक है। But when the evening of his life was drawing in, he left his old ways and suddenly took a new turn. His only child Miriam married and left him. She went off with soldier into his regiment in the Punjab. And for the last 5 years, he had no news of this daughter for whose shake along he dragged along a cheerless existence. Now he understood the meaning of love and separation. He could no longer enjoy the sportsman pleasure and laughter at the wild terror of the young patriots barefoot of their parents. अब जो था वो कोचमैन अली जो था उसकी एक ओनली डॉटर मेरम शादी करके अपने हस्बैंड के साथ पंजाब चल गई थी और मेरम का जो हस्बैंड था वो एक सोल्जर था पंजाब रेजिमेंट में। तो जब कोचमैन अली की डॉटर मेरम शादी करके पंजाब चल गई थी तो उसके बाद कोचमैन अली ने अपना हंटिंग जो कि उसका स्पोर्ट्स था उसने उसे छोड़ दिया था। और अब जो है कोचमैन अली को मीनिंग समझ आ गया था लव और सेपरेशन का और उसे समझ में आने लग गया था कि वो कैसे हंसता था उन एनिमल्स पे जो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते थे, वो कैसे उन एनिमल्स पे हंसता था। ठीक है। ऑल्दो द हंटर इंस्टिंक्ट वाज इन अ वेरी ब्लड एंड बोन्स सच लोनलीनेस हैज कम इनटू द लाइफ सिंस द मेरम हैड गॉन अवे that now forgetting his sport he would become lost in admiration of Greenfield. He reflected deeply. अब इसमें तारा है कि जब से कोचमैन अली की जो ओनली डॉटर मरियम थी वो शादी करके गई थी तब से जो कोचमैन अली था उसको तब से बहुत ज़्यादा अकेलापन लोनलीनेस लगने लग गया था और वो एडमिरेशन ऑफ द ग्रीन कॉर्नफील्ड मतलब कि वो अब खेती करने लग गया था। ठीक है। कॉर्नफील्ड की आगे पढ़ते हैं। He reflected deeply and came to the conclusion that the whole universe is built up through love and the grief of separation is inescapable.
And seeing this, he sat down under a tree and wept bitterly. From that day, he had risen each morning at 4 o'clock to work at the post office. In his whole life, he had never received a letter, but with a devout serenity born of hope and faith, he perceived and was always the first to arrive. अब जो कोचमैन अली था वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचा था कि जो पूरा यूनिवर्स है वो जो है लव से बना हुआ है, और जो ग्रिफ ऑफ सेपरेशन है वो इनएस्केपेबल है, मतलब उसे एस्केप नहीं किया जा सकता। और जो अली है वो एक ट्री के नीचे बैठ के ज़ोर से रोने लग गया। उसके बाद वो हर सुबह 4 बजे उठता था और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता था अपना लेटर रिसीव करने के लिए, लेकिन उसका लेटर कभी नहीं आता था। पर फिर भी वो होप के साथ, सेरेनिटी के साथ जो है वो रोज़ पोस्ट ऑफिस पहले पहुंच जाता था। ही वॉज फर्स्ट टू अराइव पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पैरा नंबर 15। द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बिकम हिज प्लेस ऑफ पिलग्रिम। जो पोस्ट ऑफिस था वो बहुत ज़्यादा एक अनइंटरेस्टिंग बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में, पर ये जो प्लेस था ये कोचमैन अली के लिए एक पिलग्रिम बन गया था। He always occupied a particular seat in a particular corner of the building, and when the people got to know his habit, they laughed at him. कोचमैन अली हमेशा पोस्ट ऑफिस का एक पर्टिकुलर कॉर्नर और एक पर्टिकुलर सीट पे बैठ जाता था, और जब लोगों को कोचमैन अली की इस हैबिट के बारे में पता चला तो वो कोचमैन अली पे हंसते थे। The postman began to make a game of him. Even though there was no letter for him, they would call out the name for the fun of seeing him jump up and come the door. But with a boundless faith and infinite patience, he came every day and went away empty-handed. जब लोगों को पोस्टमैन अली की इस हैबिट के बारे में पता चला तो वो कोचमैन अली पे हंसा करते थे, और वो अली का जो है कोचमैन अली का नाम पुकारा करते थे, जिससे कोचमैन अली तुरंत उठ के डोर की तरफ आ जाता था, और फिर वो जो पोस्ट ऑफिस के मेंबर थे वो कोचमैन अली का मजाक उड़ाया करते थे। फिर भी बाउंडलेस फेथ और इन्फिनाइट पेशेंस के कारण कोचमैन अली रोज़ पोस्ट ऑफिस आता था और एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ जाता था। While Ali waited, peons would come for the fame's letters, and he would hear them discussing their master's scandals. The smart young peons in their spotless turbans and cracking shoes were always eager to express themselves. Meanwhile, the door would be thrown open, and the postmaster, a man with a face as sad, as inexpressive as a pumpkin, would be seen sitting on the chair inside. There was no glimmer of an animation of his feature. Such a man usually proved to be village schoolmaster, office clerks और postmaster. तो यहाँ पे स्कैंडल जो वर्ड है, स्कैंडल इसका मतलब है रॉन्ग डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है स्कैंडल इसका मतलब है रॉन्ग डूइंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये वर्ड स्कैंडल इसका मतलब है रॉन्ग डूइंग। तो एक स्मार्ट यंग प्यून जो रहता है स्पॉटलेस तुरबन, जो कि पंजाब के लोग पहनते हैं स्पेशली, तो वो हमेशा तैयार रहता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और पोस्ट मास्टर तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर का फेस है उसको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि वो सैड रहता है जैसे कि, और इनएक्सप्रेसिव फेस रहता है उसका जैसे कि पम्पकिन। वो एक चेयर पे अंदर बैठ जाता है, और यहाँ पे यहाँ पे पोस्ट मास्टर के फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा फीचर तो प्रूव करता है कि ये किसी विलेज के स्कूल मास्टर में होगा, ऑफिस क्लर्क्स में होगा, या फिर पोस्ट मास्टर में होगा। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट मास्टर के बिहेवियर को दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे ही वॉज देयर as usual and did not move from his seat when the door was opened. Police commissioner, the clerk called out, and a young fellow stepped forward briskly for the letters. Superintendent, another vice called, another peon came, and so the clerk, like a worship of Vishnu, repeated his customary 1000 names. जो वहाँ के क्लर्क्स थे वो फटाफट लेटर्स का नाम लिए जा रहे थे, जैसे कि पुलिस कमिश्नर और प्यून्स आकर उस लेटर्स को रिसीव किए जा रहे थे।
और जो क्लर्क था वो ऐसे नाम ले रहा था जैसे वर्शिप ऑफ विष्णु, जैसे कि हम भगवान का नाम बार बार लेते हैं, तो वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे कि विष्णु जी का वर्शिप किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही उसने बहुत सारे 1000 नेम्स रिपीट किए। At last they had all gone. Ali got up to and saluting the post office as though it housed some precious relic, went off a pitiable figure a century behind his time. सारे लेटर्स जो हैं, अब सारे लेटर्स एट लास्ट सारे लेटर्स जो हैं वो हो जाते हैं, और जो पोस्टमैन है, जो कोचमैन अली है, वो खड़ा होता है, पोस्ट ऑफिस को सैल्यूट करता है और वो भी चल जाता है। और वो पोस्ट ऑफिस को ऐसे सैल्यूट करता है जैसे कि वो कोई प्रीसियस रेलिक हो उसके लिए, लाइक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, तो वो ऐसे सैल्यूट करता है। और जो कोचमैन अली है वो बहुत ही पिटेबल फिगर लगता है, लाइक बहुत ज़्यादा उस पर दया आती है, ऐसा फिगर होता है। जो पोस्ट मास्टर के जो फेलोज़ होते हैं, उनके पोस्ट मास्टर के साथ काम करने वाले लोग पोस्ट मास्टर पूछते हैं कि इज़ ही मैड, क्या ये पागल है? Sir, oh yes, answered the clerk. No matter what whether he has been here every day for the last 5 years, but he does not get many letters. फिर फेलो कहता है कि हाँ हूँ सर, कौन? फिर वो कहता है कि ओह हाँ ये बस सर, इसका तो कोई भी लेटर नहीं आता है पिछले 5 साल से, फिर भी ये रोज़ आके एवरी डे यहाँ 5 सालों से रोज़ आके यहीं बैठ जाता है और अपने लेटर्स के लिए वेट करता है। आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट who does he think will have time to write a letter every day. मैं समझ सकता हूँ कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज़ किसी के लिए लेटर लिखे, बट ही इज़ अ बिट टच्ड सर. In the old days he committed many sins and maybe he shed some blood with scared pain and paying for it now, the postman added in the support of his statement. फिर जो पोस्टमैन होता है वो कहता है कि इसने तो जब ये यंग था, जब ये हंटिंग करता था, तो उसने तो बहुत सारे एनिमल्स के ब्लड को बहाया है, बहुत सारे पैट्रिज को उनके पेरेंट्स से अलग किया है, तो शायद ये अभी उसी चीज़ को पे कर रहा है, मतलब अब ये उसी चीज़ को भुगत रहा है. और ये पोस्टमैन अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहता है ये बात. मैड मैन आर स्ट्रेंज पीपल, द पोस्ट मास्टर साइड. फिर पोस्ट मास्टर कहता है कि मैड मैन आर स्ट्रेंज पीपल, जो पागल आदमी होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं. तो यहाँ 25 तक ये ख़त्म हो गया है और 26 पैरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2. तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.